Hello and welcome to the class 10th online chemistry classes. In this video, we will discuss the chemical properties of metal, that is, how metal reacts with an acid. And this topic is from chapter number 3, Metals and Non-Metals from class 10th NCERT science book. In our previous videos, we have already discussed the reaction of metals with water and air. Let's start the topic. 3.2.3 What happens when metals react with acids? ये क्या होता है जब मेटल एसिड के साथ में रिएक्शन करता है? You have already learned that metals react with acid to give a salt and hydrogen gas. आप पहले ही पढ़ चुके हैं इस चीज को कि जो मेटल है वो रिएक्ट करता है एसिड के साथ में और उससे हमें क्या मिलता है? साल्ट मिलता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है. So here the general equation is given कि when metal react with dilute acid, then salt plus hydrogen is produced. यानी डाइल्यूट एसिड क्या होता है? जिसमें कंसंट्रेशन कम होती है एसिड की, यानी वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा होगी. बट डू ऑल मेटल्स रिएक्ट इन द सेम मैनर? लेट अस फाइंड आउट कि क्या सभी जो मेटल्स हैं वो एक ही मैनर में रिएक्ट करते हैं. चलिए ये भी हम पता कर लेते हैं. So let's start the activity 3.11. Collect all the metal samples except sodium and potassium again. कि सभी मेटल सैंपल कलेक्ट कीजिए जितने भी हो सकते हैं आपसे, लेकिन सोडियम और पोटेशियम को नहीं कलेक्ट करना है. If the samples are tarnished, rub them clean with sandpaper. अगर सैंपल किसी वजह से खराब हो रहे हैं या उनके ऊपर कोई डस्ट जमा है तो उन्हें क्लीन कर लीजिए, यानी घिसकर क्लीन करना है हमें सैंड पेपर की हेल्प से. Question: Do not take sodium and potassium as they react vigorously even with cold water. तो आपको सोडियम और पोटेशियम बिल्कुल भी नहीं लेना है क्योंकि वो कोल्ड वाटर के साथ में भी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करते हैं. So put the samples separately in test tubes containing dilute hydrochloric acid. कि कुछ सैंपल लीजिए, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में उन्हें डाल दीजिए जिनमें क्या रखा है हमने? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड फिल की हुई है. Suspend thermometers in the test tubes so that their bulbs are dipped in the acid. कि जो थर्मामीटर है यानी वो उनको डिप कर लीजिए, इस तरह से सस्पेंड करना है हमें ताकि जो उनका बल्ब है वो एसिड के अंदर डिप्ड रहे. ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बबल्स केयरफुली. और जो बबल्स बन रहे हैं उसके अंदर उनका जो रेट ऑफ फॉर्मेशन है उसे बहुत ध्यान से हमें देखना है. Which metals react vigorously with dilute hydrochloric acid? कि कौन सी ऐसी मेटल है जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ भी बहुत स्ट्रांगली यानी तेजी से रिएक्ट करती है. With which metal did you record the highest temperature? कौन सी मेटल से आपने हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया है? And arrange the metals in the decreasing order of reactivity with dilute acid. और मेटल्स को आप अरेंज कर दीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में उनकी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग. ठीक है, वो डाइल्यूट एसिड के साथ किस तरह से एक्टिविटी करते हैं. Now write equations for the reactions of magnesium, aluminium, zinc and iron with dilute hydrochloric acid. तो आपको ये रिएक्शन लिखनी है खुद कि मैग्नीशियम में Mg plus HCl gives MgCl2 plus hydrogen gas is released. When aluminium react with HCl hydrochloric acid, then what is happening here? Aluminium oxide will form here. Oh, sorry, aluminium chloride will form and hydrogen gas is released. In this case, in the case of zinc, zinc chloride will form and hydrogen gas is released. And in case of iron, iron chloride is formed and hydrochloric acid and hydrogen gas is produced while reaction of these metals with hydrochloric acid. Hydrogen gas is not evolved when a metal react with nitric acid. देखिए अब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, यानी जो पॉइंट है और गिव रीजन में आता है, ये बहुत फ्रीक्वेंट है कि अगर हम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तब हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है. ठीक है, ये ध्यान देना है. HCl में तो रिलीज हो गई, लेकिन नाइट्रिक एसिड है, हमने जनरली पढ़ा कि नाइट्रिक एसिड
जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है मेटल तो हमेशा क्या होता है, साल्ट बनता है और एक गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस। कि नाइट्रिक एसिड के साथ अगर मेटल रिएक्ट कर रहे हैं तो गैस रिलीज नहीं होगी, हाइड्रोजन गैस। इट इज बिकॉज HNO3 इज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा इसलिए है क्योंकि HNO3 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरे का ऑक्सीडेशन करते हैं और अपना रिडक्शन कर लेते हैं, यानी it oxidizes the H2 produced to water and itself get reduced to any of the nitrogen oxide, that is N2O, NO and NO2। यानी ये H2 जो प्रोड्यूस हो रहा है इस रिएक्शन के अंदर उसको ऑक्सीडाइज करके वाटर में कन्वर्ट कर देगा और खुद रिड्यूस होके क्या बना लेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड बना लेता है, जैसे N2O, NO एंड NO2। ये डिफरेंट डिफरेंट नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। But magnesium and manganese react with very dilute HNO3 to evolve H2 gas। लेकिन यहाँ पे भी एक्सेप्शन आ गया अभी कि मैग्नीशियम और जो मैंगनीज हैं वो रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट HNO3 के साथ में, ताकि और रिएक्ट होने के बाद में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाती है। You must have observed in activity 3.11 that the rate of formation of bubbles was the fastest in case of magnesium। कि आपने एक्टिविटी जब करेंगे, अगर इसे करके देखेंगे आप लेबोरेटरी के अंदर, तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैग्नीशियम का केस था उसमें सबसे ज्यादा तेजी से बबल्स बन रहे थे। ऊपर वाली लाइन में हमने अभी पढ़ा है कि मैग्नीशियम और जो मैंगनीज है वो डाइल्यूट HNO3 से भी रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। द रिएक्शन वाज ऑल्सो द मोस्ट एक्सोथर्मिक इन दिस केस। और जो रिएक्शन है वो भी सबसे ज्यादा एक्सोथर्मिक होगी, यानी सबसे ज्यादा जो हीट प्रोड्यूस हो रही है वो मैग्नीशियम की हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्शन करने पर हो रही है। द रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर MgAl Zn Fe। और जो रिएक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है किस ऑर्डर में, कि मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी HCl के साथ सबसे ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम की उससे कम, जिंक की उससे कम, आयरन की सबसे कम होती है। इन केस ऑफ कॉपर नो बबल्स वर सीन। अगर हमने कॉपर को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर डाला तो कोई भी बबल उसके अंदर दिखाई नहीं दिया। एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन्ड अनचेंज। और जो टेम्परेचर है वो भी अनचेंज रहा। तो दिस शोज दैट कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। तो ये बताता है कि जो कॉपर है वो डाइल्यूट HCl के साथ में रिएक्ट नहीं कर सकता। So before going to the next topic, let's see what is aqua regia, and it is also known as royal water। aqua regia एक combination होता है नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। पढ़ेंगे अभी हम कि aqua regia is a freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid in the ratio 3:1। अब देखिए जो ये मिक्सचर है इसमें दोनों ही कंसंट्रेटेड एसिड ले रखे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को भी कंसंट्रेटेड लिया है और नाइट्रिक एसिड को भी कंसंट्रेटेड लिया हुआ है इसके अंदर। और रेशो क्या है, ये 3 पार्ट्स तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, 1 पार्ट उसमें कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं एक्वा रिजिया। एक्वा रिजिया इज ए फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड and concentrated nitric acid in the ratio of 3:1। So it can dissolve gold even though neither of these acids can do so alone। ये क्या करते हैं, गोल्ड को डिसोल्व कर सकते हैं। जबकि अगर हम अलग अलग लें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अलग लें और नाइट्रिक एसिड को अलग लें, उसमें गोल्ड डिसोल्व करने की सोचे तो गोल्ड डिसोल्व नहीं हो सकता। लेकिन अगर हम इस रेशो में ले रहे हैं तो उसके अंदर गोल्ड सोल्यूबल हो जाता है। एक्वा रिजिया इज ए हाईली कोरोजिव फ्यूमिंग लिक्विड। एक्वा रिजिया क्या है कि बहुत ही ज्यादा कोरोजिव और फ्यूमिंग यानी धुएं उठते रहते हैं उसके अंदर, तो ऐसे लिक्विड होता है। इट इज वन ऑफ द फ्यू reagents दैट इज एबल टू डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम। और ये उन एजेंट्स में से एक है जो गोल्ड और प्लेटिनम को क्या कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं अपने अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है और जल्दी से हम जनरली यूज भी नहीं करते हैं लैब में। लेट्स सी द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज 3.2.4 हाउ डू मेटल रिएक्ट्स विद सॉल्यूशंस ऑफ अदर मेटल सॉल्ट्स। कि अगर हम मेटल की रिएक्शन करते हैं अब, ठीक है, जो सॉल्यूशंस हैं दूसरे मेटल सॉल्ट्स के, तो वो कैसे रिएक्ट करता है। सी एक्टिविटी 3.12 टेक अ क्लीन वायर ऑफ कॉपर एंड एन आयरन नेल।
अब हमने क्या लिया कि एक साफ वायर ली, बिल्कुल कॉपर की, कोई डस्ट नहीं है, कोई उसके ऊपर कवरिंग नहीं है, और इसके अलावा हमने आयरन नेल ली, यानी जो कील कील होती है लोहे की, वो ले चुके हैं कि पुट द कॉपर वायर इन ए सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट। अब कॉपर वायर को तो आप आयरन सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल दो, एंड द आयरन नेल इन ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट टेकन इन टेस्ट ट्यूब एज शोन इन फिगर 3.4। और आप जो आयरन की नेल है उसे कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डाल देते हैं। नाउ रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन आफ्टर 20 मिनट्स की, लगभग 20 मिनट के बाद में आपको अपना जो रिकॉर्ड है वो चेक करना है, ठीक है जी, ऑब्जर्व करना है इन टेस्ट ट्यूब को। फिर आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इन विच टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट ए रिएक्शन हैज अकर्ड, कि आप कौन सी टेस्ट ट्यूब में सोचते हैं कि एक रिएक्शन हो चुकी है। ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट अ रिएक्शन हैज एक्चुअली टेकन प्लेस, और किस बेसिस पे आप बताएंगे कि जो रिएक्शन है वो हो चुकी है। कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द एक्टिविटी 3.9, 3.10 एंड 3.11 में जो भी ऑब्जर्वेशन आपने देखी, क्या आप उनको कोरिलेट कर सकते हैं। एंड राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट हैज टेकन प्लेस, और बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है जो भी केमिकल रिएक्शन हुई है। एंड नाउ नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन, और किस टाइप की रिएक्शन है उसको नेम देना। तो देखिए पहला कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, इसके अंदर तो क्या डाल दी, आयरन नेल को डाल दिया है इन्होंने, ठीक है। और दूसरा क्या लिया कि आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, लेकिन अब की बार जो वायर ली, जो वायर थी हमारे पास थिन वायर, वो हमने कॉपर की ली हुई है। So reactive metals can displace less reactive metal from their compounds in solution or molten form। और देखिए जो रिएक्टिव मेटल्स हैं वो डिस्प्लेस कर देते हैं लेस रिएक्टिव मेटल्स को उनके अपने कंपाउंड्स में से, ठीक है, जो सॉल्यूशन में है या मोल्टन फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि जो ज्यादा रिएक्टिव होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। We have seen in the previous sections that all metals are not equally reactive। और हम ये भी देख चुके हैं इससे पहले जो भी हमने सेक्शंस पढ़े हैं, तो उसमें एक बात ध्यान हमने दी है कि सभी मेटल्स जो हैं वो इक्वल रिएक्टिव नहीं होते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल लें तो कुछ मेटल्स ऐसे हैं जो सिर्फ किससे रिएक्ट कर रहे हैं, कोल्ड वाटर से रिएक्ट कर जाते हैं। कुछ मेटल्स ऐसे हैं जिसमें हॉट वाटर से होती है, कुछ ऐसे होते हैं जो स्टीम से करते हैं, और कुछ ऐसे हैं जो किसी भी फॉर्म से नहीं कर सकते हैं। So we check the reactivity of various metal with oxygen, water and acid। हमने पहले उनकी एक्टिविटी चेक कर ली ऑक्सीजन, वाटर और एसिड के साथ में। बट ऑल मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विद दीज रिएजेंट्स, लेकिन जितने भी मेटल्स होते हैं वो इन रिएजेंट के साथ में रिएक्ट नहीं करते हैं। So we were not able to put all the metal samples we have collected in decreasing order of their reactivity। तो इसीलिए हम सभी मेटल सैंपल को कलेक्ट नहीं रख सकते हैं, ठीक है, उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन स्टडीड इन चैप्टर नंबर 1 गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हमने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ी थी, जो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन है, उसमें डिफरेंट टाइप की इक्वेशन थी, उसमें से एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो आपने पहले चैप्टर में पढ़ी थी, तो वो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल को और बेहतर से समझा सकता है। It is simple and easy if metal A displaces metal B from the solution, it is more reactive than B। कि अगर मेटल A जो है मेटल B को डिस्प्लेस कर लेता है किसी सॉल्यूशन में, तो सॉरी ये क्या दिया, हाँ, मेटल A डिस्प्लेसेस मेटल B फ्रॉम इट सॉल्यूशन, ठीक है, हाँ ठीक ठीक कर देते हैं। अगर मेटल A डिस्प्लेस कर लेता है मेटल B को सॉल्यूशन से, तो वो मेटल A जो है वो मेटल B से क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो मेटल A प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ B गिव्स सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ A। यहाँ पे आप देख रहे हैं A की जगह B आया और मेटल B बाहर निकल चुका है। तो विच मेटल, कॉपर और आयरन, इज मोर रिएक्टिव अकॉर्डिंग टू यू ऑब्जर्वेशन इन एक्टिविटी 3.12। कौन सा मेटल, कॉपर या आयरन जो है उनमें से रिएक्टिव होगा आपके ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। अगर आप फिगर में कॉपर के ऊपर कुछ चीजें आ रही है तो कॉपर जो है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। So this is all about for this video. Thank you.